अब जो फैक्टर्स इन्वेंट्री के लेवल को डिटरमाइन करते हैं कि कितना इन्वेंट्री हमको रखना है, ठीक है, उसका भी तो एक हिसाब होना चाहिए कि मान लो मैं टूथपेस्ट बेचता हूँ तो कितने पीसेस टूथपेस्ट मेरे स्टॉक में हमेशा होने चाहिए, उसको डिटरमाइन कौन करेगा? तो जो फैक्टर्स इसको डिटरमाइन करते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। फर्म्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस। तो अगर एक फर्म की ऐसी पॉलिसी है कि वो हाई लेवल कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमेशा चाहता है, तो उसको लार्ज स्टॉक रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि कोई कस्टमर उसके दुकान से खाली हाथ लौट जाए। ठीक है, तो अगर कोई दुकानदार, बिजनेसमैन, कोई कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरर ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि कभी भी किसी भी कस्टमर को हमको रिटर्न नहीं करना है खाली हाथ, तो फिर उसको हाई इन्वेंट्री जो है, लार्ज स्टॉक रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि सप्लाई ऑफ गुड्स में कोई डिले ना हो। दूसरा है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। अब देखो, कभी कभी कंपनीज जो है ना मार्केट के सर्वेस करवाती हैं या पास्ट हिस्ट्री से भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेती हैं कि किस सीज़न में कितनी बिक्री हो सकती है, यानी कि किस प्रोडक्ट का किस सीज़न में कितना तक डिमांड आ सकता है। तो अगर ये फोरकास्ट आप एक्यूरेटली कर सकते हैं तो आप इन्वेंट्री को इस फोरकास्ट के हिसाब से मिनिमम लेवल पे रख सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आपने एज्यूम कर लिया कि मेरे दुकान में आने वाले 15 दिनों में 10 पीस टूथपेस्ट बिकेगा। ओके, तो फिर आपको 10 पीस टूथपेस्ट रखना है। लेकिन अगर अचानक से 15 कस्टमर्स आ जाते हैं तो फिर ये रिस्क भी रहता है कि वो 5 कस्टमर्स खाली हाथ लौट जाएंगे। ओके, तो जो फर्म ऐसा पॉलिसी लिया है कि कस्टमर सर्विस देना है, खाली हाथ नहीं लौटाना है, तो वो 10 की जगह अगर क्या कहते हैं, सेल्स फोरकास्ट अगर 10 भी हो तो भी वो 20 स्टॉक रखेगा। लेकिन कोई अगर सोचता है कि नहीं, मैंने बहुत एक्यूरेटली फोरकास्ट किया है सेल्स को, तो फिर वो 10 ही रखेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टू मीट एडिशनल डिमांड, प्रोड्यूसर रिक्वायर्स मोर टाइम देन हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज मेंटेन, बट इफ एडिशनल डिमांड कैन बी मेट इन लेस टाइम देन नीड फॉर इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी लो। अब ये टेक्स्ट भूल जाओ, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, मान लो कि कोई प्रोडक्ट बहुत चालू सामान है, मतलब हमेशा बिकता रहता है, जैसे कि मान लो राइस। ठीक है, अब राइस जो है हमेशा बिकता रहता है, तो जो रिटेलर ये राइस बेच रहा है वो ये जानता है कि जैसे ही मेरे दुकान में राइस की स्टॉक खत्म होगी, मैं एक फ़ोन लगाऊंगा होलसेलर को और आधे घंटे में मेरे पास चावल की बोरियां आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ इसको पता है। तो इसको क्या करना है, इसको राइस का ज़्यादा स्टॉक नहीं मेंटेन करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये जानता है कि जैसे ही ख़त्म होगा या ख़त्म होने वाला होगा, उससे थोड़ी देर पहले होलसेलर को फ़ोन कर दूंगा तो राइस की बोरियां आधे घंटे 45 मिनट में मेरे पास आ जाएंगी, तो मुझे कस्टमर को खाली हाथ नहीं लौटाना होगा। तो यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस हाई है, यानी कि रिटेलर जब भी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है अपने ऊपर से, यानी कि इधर इधर कौन है, इधर होलसेलर है और इधर मैन्युफैक्चरर है। ओके, तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास भी प्रॉम्प्ट आना चाहिए, होलसेलर से रिटेलर के पास भी प्रॉम्प्ट आना चाहिए। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है तो स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। होलसेलर भी जो है वो भी ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जब मेरे पास स्टॉक कम हो जाएगा तो मैं मैन्युफैक्चरर को फ़ोन करूंगा और तुरंत माल जो है वो मेरे पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर केस उल्टा होता है कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी अच्छी खासी डिमांड है, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है या बहुत विदेश से आता है या बहुत दुर्लभ है, तो जब भी रिटेलर चाहे होलसेलर को फ़ोन करे तो होलसेलर बोलेगा कि रुको, मैं मैन्युफैक्चरर को फ़ोन करता हूँ, उसके बाद माल आएगा तब मैं तुम्हें सप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट है, मान लो राइस की जगह कॉफ़ी मान लेते हैं। ठीक है, वैसे कॉफ़ी अवेलेबल है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी अगर इस रिटेलर के पास ख़त्म हो जाती है तो ये अगर होलसेलर को फ़ोन करता है तो होलसेलर बोलता है कि रुको, पहले कंपनी में कहता हूँ, कंपनी जब ये कॉफ़ी मुझे भेजेगी तब मैं तुमको भेजूंगा, स्टॉक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, वगैरह वगैरह बातें। तो रिटेलर को पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बहुत वीक है, ख़राब है। ठीक है, ऑर्डर देते ही साथ साथ माल मिलता नहीं है, तो वो क्या करेगा, कॉफ़ी के ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक अपनी दुकान में रखेगा ताकि कस्टमर को खाली हाथ नहीं लौटना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि कितना इन्वेंट्री रखना चाहिए। एक और पॉइंट है शायद इसका। ओके, फोर्थ पॉइंट जो है वो है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि इन्वेंट्री जो आप स्टॉक जो मेंटेन करते हो उसका एक कॉस्ट होता है। उस कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है, जो कैपिटल आपका फंसा हुआ है, जो इन्वेंट्री आपने मेंटेन किया, स्टॉक मेंटेन किया, वो तो आप पैसे से खरीद के लाए हो, तो वहाँ पर आपके पैसे फंसे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। फिर वेयर हाउस चार्जेस, गोडाउन का जो स्टोरेज कॉस्ट है। ओके,
और लोग जो हैं वो नेचुरल कैलेमिटीज़, आग, बाढ़, चोरी वगैरह के डर से उस स्टॉक का इंश्योरेंस भी कराते हैं, तो इंश्योरेंस का कॉस्ट भी होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कॉस्ट आपकी बढ़ जाती हैं कब, जब आपको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, और ये कॉस्ट कम हो जाती हैं कब, जब आपको कम स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप डिसाइड करेंगे कि हमको कितना स्टॉक मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टॉपिक जो हमने अभी कवर किया। इसमें क्या क्या चीज़ें थी: ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।